वेलकम दोस्तों। तो रॉय क्लासेस के चैनल में अर्पित सिंह फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि सीटेट की परीक्षा आ चुकी है, उसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं, फॉर्म भर जे जा चुके हैं, तो अब क्लासेस भी शुरू करने की मैंने बात की थी। तो हम लोग ये जो बैच चलेगी वो बैच चलेगी किसके लिए? सीटेट के लिए। यूपी टेट की बैच अलग चलेगी, सीटेट की अलग चलेगी, क्योंकि यूपी टेट का पूरा सिलेबस आपका अलग है और सीटेट के सिलेबस अलग हो जाते हैं। है तो साइकोलॉजी, पर उनको पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका, ये सारी चीजें दोनों में बिल्कुल क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंस होती है, अलग होती है। तो बात करें, जो सब्जेक्ट है मेरा वो आपका सीडीपी है, साइकोलॉजी का। और सीडीपी के यदि सिलेबस की बात की जाए तो सबसे पहले बात इस सिलेबस की करें तो सिलेबस वगैरह तो ऐसे भी आपको पता ही होते हैं, पर यदि एक नज़र देखी जाए सिलेबस पे तो इसमें आपके 10 नंबर, क्या लगभग में आपके 15 नंबर सेक्शन होता है सीडीपी से ही, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको आप बाल विकास बोलते हैं। आपके जो 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं? बाल विकास से। 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं समायोजन, या जिससे बोलते हैं आप समावेशी शिक्षा। 5 नंबर क्वेश्चन किससे आते हैं? समावेशी शिक्षा से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं कि सभी बच्चे को बिना किसी भेदभाव के, चाहे दिव्यांग बालक हो, लड़का लड़की, जाति, किसी भी आधार पर बिना भेदभाव के यदि एक ही क्लास के अंदर शिक्षा देना होती है, समावेशी शिक्षा। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके आते हैं समावेशी शिक्षा से, और 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं आपके पेडागोजी से। तो 10 नंबर आपके किससे होते हैं? शिक्षण से, पेडागोजी से। इसके शिक्षण आसान होते हैं, कोई स्पेशल नहीं होते। मतलब कि इसके शिक्षण में आपका रहेगा कि प्रेरणा कैसा होना देना चाहिए, मूल्यांकन किस तरीके से करें, प्रतिपुष्टि पे किन बातों का ध्यान रखें, बच्चों की रुचि को कैसे ध्यान में रख के पढ़ाना चाहिए, व्यक्तित्व भिन्नता को कैसे ध्यान में रख के पढ़ाना चाहिए, इस तरीके के रहते हैं। और जो मैथ, ईवीएस, इन सभी के पेडागोजी वो स्पेशल उस सब्जेक्ट के लिए होते हैं। मैथ के लिए स्पेशली वो पेडागोजी होता है, ईवीएस के लिए। अब कक्षा 1 से लेके 5 में मैथ चलता है, ईवीएस चलता है, हिंदी चलता है, तो उनके पेडागोजी आप पढ़ते हैं स्पेशली। लेकिन सीडीपी, साइकोलॉजी सब्जेक्ट तो चलता नहीं, तो इसके कोई स्पेशल पेडागोजी आपको पढ़ने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट चलेगा उसी की आप पेडागोजी पढ़ेंगे। तो देखिए, और ये बाल विकास की बात करें, जैसा मैंने पहले बताया, रही आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा कि विकास एवं वृद्धि, मतलब कहने को तो होता है कि नहीं इसके सिलेबस शॉर्ट होते हैं, पर कहीं ना कहीं हर जगह से आपके लिंक कर रखते हैं कि बच्चे का विकास होगा एवं वृद्धि होगी, कि बच्चा बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ने के बाद उसके बाद वो क्या करेगा? अधिगम। अधिगम के बाद यदि विकास करना है, विकास किन किन पक्षों में होता है? विकास आपका होता है संज्ञानात्मक, मतलब बच्चे का कौन सा विकास करना होगा? मानसिक। मानसिक शक्तियों का विकास करना होगा। मानसिक शक्तियों के विकास का मतलब ये नहीं होता है कि उनको रटाना है या फिर उनके नंबर को ज्यादा लाना। मानसिक शक्तियों का विकास होता है जो उनके अंदर शक्तियां, सृजनशीलता हो गई या फिर अमूर्त चिंतन हो गए, इन सभी शक्तियों का विकास करना है। साथ में समाजीकरण या सामाजिक विकास जिसे आप कहते हैं, सामाजिक विकास आप पढ़ेंगे। साथ में पढ़ते हैं नैतिक विकास। नैतिक विकास आपको पढ़ना होगा, और नैतिक विकास के साथ साथ आप एक और विकास पढ़ते हैं, किसको? भाषाई विकास। और इन सभी विकास के लिए जो स्पेशली उन वैज्ञानिक चूज किए गए हैं सीटेट द्वारा, आप उन्हीं वैज्ञानिकों को पढ़ते हैं। जैसे मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी को समझने के लिए जिस वैज्ञानिक की थ्योरी आपको पढ़ना हो, कौन है? जीन पियाजे। सामाजिक विकास के लिए स्पेशली आप किसको पढ़ते हो? वाइगोस्की। नैतिक विकास के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग। और भाषाई विकास के लिए नॉम चॉम्स्की हो गए। थोड़ा सा थ्योरी आ जाता है स्किनर का, पावलॉव का, बहुत शॉर्ट थ्योरी होता है, उसमें उतना आपको वर्णन नहीं पड़ेगा, बहुत शॉर्ट थ्योरी होते हैं। तो ये सभी थ्योरी आपको पढ़ने होंगे, ये सभी आपको सिद्धांत पढ़ने होंगे। उसका विकास वृद्धि हुआ, अधिगम हुआ। अब अधिगम करने के लिए प्रेरणा भी जरूरी है, तब प्रेरणा से भी क्वेश्चन आते हैं, आपके चिंतन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी जगह से आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे सृजनशीलता हो गई, अब सृजनशीलता से भी क्वेश्चन होंगे, आपके संवेग से भी क्वेश्चन होंगे। बशर्ते अंतर ये होता है कि टॉपिक तो सभी होते हैं, लेकिन बशर्ते जो मैंने अंतर ये होता है कि यदि आप यूपी टेट में संवेग पढ़ते या यूपी टेट में प्रेरणा पढ़ते, तो यूपी टेट के प्रेरणा में 17 सिद्धांत पढ़ते, 16-17 कथन पढ़ते, 4-5 वैज्ञानिकों के सारा आप प्रेरणा के प्रकार पढ़ते। लेकिन यहाँ के प्रेरणा में ये बात है कि आपको बस ये जानना है कि प्रेरणा होता क्या है, कैसी प्रेरणा देना गलत होता है, कैसी प्रेरणा देना सही होता है।
और इस बात को जानते हुए हर थ्योरी के ऊपर आपको एक कहानी पता होनी चाहिए कि एक बच्चा है वो इस तरीके से कार्य कर रहा है तो खुद से प्रेरित है, और एक बच्चा जो इस तरीके से करता है वो खुद से प्रेरित नहीं है। तो अब प्रेरणा हो गया, सृजनशीलता हो गया, चिंतन हो गया, अधिगम हो गया, विकास समृद्धि हो गया। और यदि टॉपिक की बात की जाए, यदि बात किया जाए जैसे शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, तो उससे आपके क्वेश्चन नहीं आते। बुद्धि की बात की जाए तो बुद्धि टॉपिक कहना ही थोड़ा सीटेट में कि बुद्धि आता है, तो बुद्धि के नाम पे बस एक हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत आता है जिसे आप बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि टॉपिक के अंदर कि बुद्धि होती क्या है, और साथ में बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछा जाता है आपसे, जिसे आप हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत कहते हैं। उन्हीं का सिद्धांत पूछता नहीं था। आप एक्चुअल मेरी बुद्धि टॉपिक पढ़ते तो कम से कम बुद्धि का कॉन्सेप्ट पढ़ते, कम से कम 20-25 आपको कथन पढ़ना पड़ता है। यदि आप यूपी टेट के सिलेबस के हिसाब से देखते बुद्धि, तो बुद्धि क्या होती है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार, बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है, और साथ में आप ये भी पढ़ते बुद्धि के कम से कम 24-25 कथन। अब वो भी ना पूरा होता है, उसके बाद कम से कम 12-13 बुद्धि के सिद्धांत पढ़ते। पर सीटेट के सिलेबस में बुद्धि में एक ही सिद्धांत पढ़ा हो जाता है, हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत, जिसे बोलते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। साथ में आपको मूल्यांकन पढ़ना होगा, मूल्यांकन कैसे करें, मूल्यांकन करने के तरीके क्या है, कौन सा मूल्यांकन गलत होता है, एनसीईआरटी के अनुसार या एनसीएफ के अनुसार कौन सा मूल्यांकन सही माना जाता है, और साथ में मूल्यांकन करने के बाद जो आपको फीडबैक देना, प्रतिपुष्टि देना है, वो प्रतिपुष्टि कैसे देना है। उसके बाद यदि बात करें मूल्यांकन की बात, तो समावेशी शिक्षा आपको बताया दिया कि समावेशी शिक्षा आता है, पेडागोजी कुछ सेक्शन होते हैं जहां याद करना सही है कि गलत है, कंठस्थ करना सही गलत है, कौन सा स्तर सही होता है। और यदि बात किया जाए और टॉपिक के ऊपर, तो वो सभी लेते हुए और इन सभी को लेते हुए आपका संवेग में नॉर्मली पूछा जाता है कि संवेग के बारे में आपको समझना होता है कि जो संवेग है एक बच्चे के एजुकेशन को, मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई को, लर्निंग को, अधिगम को संवेग कैसे प्रभावित करता है, इस बात को समझना है। यहाँ संवेग की थ्योरी या संवेग की परिभाषा आपको नहीं जाननी है, बस आपको ये समझना है कि जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो लर्निंग से किस तरीके से जुड़े होते हैं। यदि आप बच्चे के संवेग को, इमोशंस को आपने जरा भी हर्ट किया तो उसकी वजह से उसकी लर्निंग भी हर्ट हो जाती है, उसकी लर्निंग भी क्या होती है, खराब होती है, और इसी बात को जानना जरूरी है। उसके बाद आपको व्यक्तित्व भिन्नता पढ़ना है, विभिन्नता पढ़नी है। और ये जो टॉपिक है आपको यूपी टेट नहीं सीटेट के दृष्टिकोण से पढ़ना है। सीटेट बस ये समझना चाहता है कि आपको उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। आपको ये सीटेट में आपको ये चीजें इस तरीके से पढ़नी है कि जो हम ये चीजें पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं। यदि ये आपको पता है तब तो क्वालिफाई है, लेकिन यदि आपने सिर्फ इसे रटा है तब तो क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि सीटेट के क्वेश्चन कभी फैक्ट पे आधारित होते ही नहीं। इसलिए यदि आप पहली बार सोचेंगे सीटेट क्वेश्चन फैक्चुअल हो, फैक्ट पर आधारित, ऐसा कभी नहीं। सीटेट आपको सोचने पर मजबूर करता है। वो स्मृति स्तर की, मतलब याद करने वाले क्वेश्चन कभी नहीं देता है। वो ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सोचना पड़े, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़े, और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो। तो यदि बात करें आपको टॉपिक ऊपर, तो पहला टॉपिक लेके चलते हैं हम लोग, विकास और वृद्धि। वृद्धि एवं विकास, या वृद्धि को ही बोला जाता है अभिवृद्धि। वृद्धि को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। और वृद्धि एवं विकास की यदि बात की जाए तो सबसे पहली चीज, ना कथन पढ़ना है ना वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना, बस ये जानना है कि वृद्धि एवं विकास में वृद्धि कैसे, विकास दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। आमतौर पे विकास शब्द का मतलब हम ये समझ लेते हैं कि जो वृद्धि होती है उसी चीज को विकास बोला जाता है। जैसे किसी बच्चे की लंबाई का बढ़ना, आप उसको विकास में लेते हैं, सही बात है, लेकिन आप विकास का वास्तविक जो एक होता है ना, व्यापक तरीके से उसकी जो परिभाषा होती है उस चीज को समझना होगा। यदि बात किया जाए वृद्धि एवं विकास में, तो देखिए वृद्धि क्या होता है, वृद्धि मतलब होता है बढ़ना, मतलब किसी भी चीज में यदि बढ़ोतरी हो रही है, वो चीजें बढ़ रही हैं, तो किसमें गिनी जाती है, वृद्धि में। आपकी लंबाई का बढ़ना क्या है, वृद्धि है। आपके वजन का बढ़ना क्या है, वृद्धि है। लेकिन यदि आपके वजन में कमी हो जाए, जैसे मान लीजिए आज आप कि यदि वजन आपका 13 केजी है और 13 केजी से यदि 40 हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, हमारे वजन में क्या हुई, वृद्धि। लेकिन यदि मैं बोलूं कि आपके वजन में कमी हो जाए, कि 40 केजी से वापस आपका वजन 15 केजी हो जाए, 40 केजी के तो आप वापस कितने केजी हो गए, 15 किलो के हो गए, तो आपको लगता है किसी वृद्धि बोलेंगे आप, नहीं, कि बोलेंगे कि हमारे वजन में क्या आ गया, कमी। तो वृद्धि में सिर्फ वही चीजें आती है जिनमें बढ़ोतरी होती है, या आपको दिखता है कि नहीं ये पहले से ज्यादा हो गया या बढ़ गया है,
तो वृद्धि में वही चीज आता है, बढ़ना मतलब जिसमें चीजें ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो चीजें किस में आती है? वृद्धि में। अब विकास का यदि एक्चुअल मतलब बोला जाए एक लाइन के अंदर, तो विकास का मतलब होता है परिवर्तन। विकास का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। एक लाइन की बात की जाए तो विकास का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। समझिए कैसे। चाहे आपका वजन घटे या आपका वजन बढ़े, हर एक चीज को किस में गिना जाता है? विकास में। परिवर्तन दो ही तरीके से होगा, या तो आपके अंदर क्या होगा? आपकी वस्तु बढ़ेगी, या तो उसमें क्या देखने को मिलती है? कमी। तो चाहे आपका, चाहे परिवर्तन में क्या होगा? या तो कोई चीज ज्यादा होती है या तो कम होती है। तो चाहे आपका वजन में वृद्धि हो चाहे कमी हो, चाहे आपका वजन बढ़े या घटे, बस उसमें यदि परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यदि उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, वो हर एक चीज किसमें आती है? विकास में। यदि कोई जैसे आपका वजन जैसे आपका वजन 13 था, 13 से कितना हुआ? 40, तो ये क्या होती है? वृद्धि। मतलब ये चीज इसमें कैलकुलेट की जाएगी और साथ में किसमें? इसमें भी। पर यदि 40 से आपका वजन 15 हो गया, तो वो चीज वृद्धि में नहीं कैलकुलेट की जाएगी, वो सिर्फ किसमें कैलकुलेट की जाएगी? विकास में। तो विकास का जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है परिवर्तन। मतलब कि आपकी उम्र बढ़ती गई, बढ़ते हुए एक पड़ाव ऐसा आएगा कि आपके शरीर पे झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाएगी, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे? आंखों की रोशनी में वृद्धि हुई है? नहीं। यदि आंखों की रोशनी कम हो रही है तो उसमें आपके अंदर क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है। तो वो हर एक बदलाव, हर एक परिवर्तन को क्या बोला जाता है? विकास। तो विकास का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। चाहे वो कमी हो, चाहे वो ज्यादा हो, चाहे वृद्धि हो, चाहे कमी हो, कोई भी चीज हो। परिवर्तन मतलब चाहे चीजों में वृद्धि देखने को मिले या चीजों में कमी देखने को मिले, या किसी चीज की रचना हो या विनाश हो, दोनों किस में आती है? परिवर्तन में ही। कोई चीज बन रही है तब भी विकास कहा जाएगा, और किसी चीज का विनाश हो रहा है तब भी क्या बोलते हैं? विकास है। क्योंकि विकास का मतलब ही होता है क्या? परिवर्तन। यदि परिवर्तन हो रहा है मतलब विकास हो रहा है, और वृद्धि का मतलब सिर्फ क्या होता है? बढ़ना। तो पहली चीज तो ये हुई। और दूसरा जो आपसे एक अंतर पूछता है कि वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। ये जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है सीटेट में, कि हर साल क्वेश्चन रहते हैं, आप किसी न किसी स्टेट में देखें कि वृद्धि मात्रात्मक होती है लेकिन विकास मात्रात्मक के साथ साथ में क्या होता है? गुणात्मक होता है। देखिए, मात्रात्मक का मतलब है कि हर वो चीज जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके, हर वो चीज जिसे संख्या में बताया जा सके, वो चीजें मात्रात्मक होती हैं। हर वो चीज जिसे संख्या में बताया जा सके, मात्रात्मक। और जिनके गुणों के बारे में बात की जाती है उसे क्या बोलते हैं? गुणात्मक। अब जैसे वजन 13 से 40 हुआ, आप इसे संख्या में बता रहे हैं, तो वो क्या है? मात्रात्मक। तो वो किस में आती है? वृद्धि में। पर विकास में बात की जाए, मात्रात्मक चीजें हर वो चीजें होती है जिसे संख्या में व्यक्त की जाती है। जैसे वजन 3 किलो, 4 किलो, 10 किलो, या हाइट हो गई 5 फीट, 6 फीट, तो ये सभी चीजें क्या होती है? मात्रात्मक। जैसे बच्चे का नंबर आ गया, वो सभी चीजें क्या होती है? मात्रात्मक। 90%, 95%। लेकिन गुणात्मक क्या होता है? यदि पूछा जाए कि सामने वाला व्यक्ति स्वभाव का कैसा है, तो आप उसे कभी नंबर में नहीं बता सकते। आप अच्छा बताएंगे, बुरा बताएंगे, एवरेज बताएंगे, पर किसी के चरित्र की बात की जाए, किसी की नैतिकता की बात की जाए, किसी का स्वभाव या कितने गुस्से वाला है, तो आप उसे कभी भी नंबर में नहीं कैलकुलेट करते। जब भी उसे आप बताते हैं तो अच्छा है, बुरा है, या फिर ठीक ठाक है, आप इस तरीके से गुणों को व्यक्त करते हैं। तो गुण की भी बात किसमें की जाती है? विकास में। क्योंकि गुणों में भी क्या होता रहता है? परिवर्तन। शुरू में व्यक्ति गुस्से वाला रहता है, बाद में उसके गुस्से में कमी आती है। तो हर गुण को भी किसमें नापा जाता है? विकास के अंदर ही गुण को भी कैलकुलेट करते हैं। तो पहला अंतर यह होता है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई याद रहे ना रहे, ये वाला आपको याद रखना जरूरी है। दूसरी बात की जाए, वृद्धि जीवन पर्यंत, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, और जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आपकी हाइट बढ़ती जा रही थी, हाइट बढ़ती गई, आपकी उम्र बढ़ती गई, हाइट बढ़ती जा रही थी, तो आपके अंदर वृद्धि देखने को मिल रहा था। क्योंकि हाइट को सभी विकास के अंदर सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, हाइट का बढ़ना वृद्धि भी कहलाता है, विकास भी कहलाता है, दोनों चीजें।
पर एक समय आपके एज में ऐसा आता है जहां आपकी हाइट बढ़ना रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपके शरीर पे झुर्रियां पड़ेंगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब तक आपकी हाइट बढ़ी, उसको वृद्धि भी बोला जाता है, विकास भी बोला जाता है, दोनों चीज बोलते हैं। पर एक समय ऐसा आएगा कि जबकि आपकी हाइट बढ़ना क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब उसके बाद कौन सा पड़ाव आता है कि आपके शरीर पे झुर्रियां पड़ेंगे, आंखों की नजर रोशनी कमजोर हो सकती है, आप झुक के चलना, एक डंडी के सहारे चलना शुरू करेंगे, मतलब वृद्धावस्था में पहुंचते हैं। तो वो जो अवस्था आती है उससे क्या बोला जाता है, विकास बोलते हैं। उसको वृद्धि में कभी कैलकुलेट नहीं करें, क्योंकि हाथ में झुर्रियां पड़ना, नजर का कमजोर होना, ये वृद्धि नहीं है। इसको कोई वृद्धि, ये आपके अंदर कमी आ रही है। और चाहे कमी हो या वृद्धि, उसे किस में लेते हैं, विकास के अंदर। तो इसलिए विकास क्या होती है, जीवन पर्यंत चलती है, क्योंकि जीवन पर्यंत आपके अंदर क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन। इसलिए विकास क्या होती है, जीवन पर्यंत। लेकिन वृद्धि, आपके अंदर जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती। आपकी लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये एक समय के बाद रुक जाता है। इसलिए वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, एक समय के बाद रुक जाती है। और विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बात किया जाए यदि मापन की, तो वृद्धि का मापन संभव है। अब विकास का मापन संभव नहीं है। या फिर बोला जाए, हमेशा विकास का मापन संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता है, देखिए इसमें सारी चीज मात्रात्मक है, हर चीज को संख्या में व्यक्त करते हैं, इसलिए संख्या वाली चीज को आप माप सकते हैं। इसमें मात्रात्मक वाले को माप लेंगे, पर गुणात्मक वाले को मापना क्या हो जाती है, मुश्किल चीज हो जाती है। कोई कितना अच्छा है आप संख्या में बताइए, नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमेशा विकास का मापन संभव नहीं होता है। यदि और अंतर की बात की जाए आपसे वृद्धि एवं विकास में, विकास में देखिए, वृद्धि में हमेशा रचना होती है। जब तक वृद्धि होती रहेगी, बढ़ोतरी होती रहेगी, हाइट वगैरह बढ़ेगा, हमेशा क्या होगी, आपके अंदर रचना देखने को मिलती है। किसी भी चीज की यदि वृद्धि हो रही, किसी भी चीज में यदि वृद्धि हो रही, तो उसमें क्या देखने को मिलेगी, रचना। पर विकास में रचना होता है, लेकिन साथ साथ में वो क्या करता है, विनाश। मतलब एक समय तक विकास आपके अंदर रचना करेगा, पर एक समय के बाद विकास खुद ही क्या कर देता है, अपना विनाश कर देता है, उस चीज के अस्तित्व को खत्म भी कर देता है। तो विकास में रचना भी होता है, साथ में क्या होता है, विनाश भी होता है। बात किया जाए तो वृद्धि मूर्त होती है, विकास मूर्त भी हो सकता है, साथ में क्या हो सकता है, अमूर्त भी हो सकता है। विकास मूर्त भी हो सकता है, साथ में क्या हो सकता है, अमूर्त। तो यह है वृद्धि और विकास में अंतर। और इस सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यही एक क्वेश्चन पूछता है कि विकास मात्रात्मक होता है कि गुणात्मक होता है, या दोनों होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, बाकी ध्यान मत दीजिएगा। और एक आपसे ये पूछ देता है कि विकास जीवन पर्यंत चलती है कि एक समय के बाद रुक जाती है, या सतत चलती है, जिसको आप सतत चलना, लगातार चलना बोलते हैं। तो विकास सतत चलती है कि जीवन पर्यंत चलती है, तो विकास जीवन पर्यंत और सतत चलती है। तो इस दो पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में स्थायी रखिएगा। लास्ट में जब मैं विकास की विशेषता लिखवाऊंगा, वहां पे मैं इनको लिखवा दूंगा एक बार, पर यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। और यदि आगे की बात की जाए, तो अगला जो पॉइंट आता है वो है विकास के सिद्धांत। जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है विकास के सिद्धांत। और विकास के यदि सिद्धांत की बात की जाए, तो विकास के सिद्धांत पे जो पहला आता है, सिद्धांत के विकास के कुछ सिद्धांत है कि विकास कैसा होता है, विकास के बारे में बताया गया। तो पहला सिद्धांत आता है सतता या निरंतरता का सिद्धांत, सतता या निरंतरता का सिद्धांत। तो देखिए, जब भी सिद्धांतों के बारे में पढ़िएगा तो कभी भी उसको याद मत करिएगा कि विकास के एक सिद्धांत है, सतता या निरंतरता का सिद्धांत। पहली बार ही दिमाग में रखिए, सिद्धांत किसका, विकास का, और सिद्धांत क्या, सतता या निरंतरता का सिद्धांत। तो इसको क्वेश्चन में मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे विकास का, सतता या निरंतरता का सिद्धांत, तो ये चला जाता है स्मृति स्तर में, आप लगेंगे इसको याद करने। इसलिए क्वेश्चन को अलग तरीके से डिराइव किया करिए कि आप अपने दिमाग में ये लगे, क्या विकास सतत एवं निरंतर होता है। हमेशा क्वेश्चन को ऐसे पूछिए, क्या विकास सतत या निरंतर होता है। यदि होता है तो सही है, नहीं होता है तो क्या होगा, गलत। तो सतत निरंतरता का सिद्धांत यह कहता है कि विकास बिना रुके लगातार चलती है। मतलब विकास बिना रुके लगातार चलती है,
यह एक विकास का सत्ता है निरंतरता का सिद्धांत। मतलब विकास कभी भी आपके अंदर नहीं रुकती, ये हमेशा लगातार आपके अंदर विकास होता है। आपके अंदर क्या, किसी भी चीज के अंदर देखी जाए तो उसमें हर पल कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलता ही है, और यदि परिवर्तन हो रहा है मतलब विकास हो रहा है। तो विकास क्या होती है, लगातार चलती है, वो भी बिना रुके। तो इस चीज को आपको नहीं याद करना है कि इसको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसको बैठ के याद मत करिएगा, बस ये समझिएगा क्या विकास सतत निरंतर होती है। हाँ, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से विकास के कौन से सिद्धांत सही है, तो आप 4 से 5 सिद्धांत लिखेगा, हो सकता 3 गलत होगा। तो जब आप सोचेंगे ना, जैसे लिखा रहेगा कि असततता या अनिरंतरता का सिद्धांत, तो आप सोचेंगे क्या विकास असतत होती है, तो आपका दिमाग बोलेगा नहीं, विकास सतत होती है। तब वो उस तरीके से आप पहचान पाएंगे। यदि आप याद करने पाएंगे तो आप सीटेट को नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए कभी भी याद करने पर मत आइएगा। दूसरा जो सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत है असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत क्या बोलता है, असमान गति का सिद्धांत कहता है कि, अब ऐसे सोचिए, क्या विकास की गति असमान होती है? अब सोच के देखिए, क्या विकास की जो गति होती है वो असमान होती है, हाँ या कि ना? तब देखिए असमान गति का सिद्धांत क्या कहता है कि असमान गति का सिद्धांत ये कहता है कि विकास की गति असमान होती है, मतलब अर्थात कभी धीमी तो कभी तेज होती है, कभी धीमी तो कभी तेज होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो विकास की गति है वो कभी धीमी होती है कभी तेज। याद करिए बचपन अपना, टोटल यहाँ कहानी चलने वाली है। बचपन यहाँ यदि विकास हो रहा है तो आप देखे होंगे शैशवावस्था, जो सबसे छोटे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उस समय उनकी लंबाई तेजी से बढ़ती है। मतलब लंबाई क्या होती है, तेजी से बढ़ेगी। जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था है, एक होता है शैशवावस्था, एक होता है बाल्यावस्था, एक होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था देखिए, शैशवावस्था में जो बच्चों की लंबाई होती है बहुत तेजी से बढ़ती है। आपने देखा होगा जो बच्चे छोटे होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है, तेजी से। जैसे ही बाल्यावस्था आता है, जब बच्चे 6, 7, 8 के लगभग करीब में जाते हैं, पढ़ने पहुंच जाते हैं क्लास के अंदर, तो अक्सर उन बच्चों से पास पड़ोस या रिश्तेदार आके एक बात जरूर बोल लेते हैं, लगता है लड़का बढ़बा नहीं करेगा। तो मतलब कि 6, 7, 8 वाली जो एज होती है, बाल्यावस्था की जो एज होती है, वहां एक लाइन हर बच्चे को सुनने को मिल जाता है कि लगता है इसका हाइट नहीं बढ़ेगा। मतलब बाल्यावस्था में उसकी जो हाइट बढ़ने की स्पीड हो जाती है, क्या हो जाती है, धीमी। और लेकिन वही बच्चा जैसे 9, 10 या 11, 12 में जाता है, उसकी हाइट एकाएक तेजी से बढ़ती है। फिर उसकी हाइट क्या होती है, किशोरावस्था में तेजी से बढ़ती है। तो वही बात है कि विकास कभी तेज होता है, कभी धीमा होता है, और कभी क्या होता है, तेज होता है। मतलब विकास की गति क्या होती है, असमान पाई जाती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलिए यदि तीसरे सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा मैं लास्ट में, इस चैप्टर कंप्लीट करके, तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से याद करना है। नहीं तो आप पता चला सब पूरा पूरा बैठ के याद ही करते रहेंगे। अरे तीसरे सिद्धांत के ऊपर चले, तो तीसरा सिद्धांत है आपका वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास के उपरांत, मतलब विकास के उपरांत बच्चों के अंदर क्या देखने को मिलती है, व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्ति विभिन्नता का मतलब होता है कि, व्यक्ति विभिन्नता का मतलब होता है कि कोई भी दो व्यक्ति के बीच दो व्यक्ति के बीच, क्या इसको ऐसे लिखे, कोई भी दो व्यक्ति रंग, रूप, आकार, सोच आदि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिक मतलब व्यक्ति, व्यक्ति मतलब पर्सन, विभिन्नता मतलब अलग अलग होना। मतलब कोई भी दो व्यक्ति देखेंगे तो दो व्यक्ति रंग, रूप, आकार, सोच, विचार, इन सभी चीजों से एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये क्या कहलाती है, व्यक्ति विभिन्नता। तो व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है कि विकास के उपरांत
कि विकास के उपरांत दो व्यक्ति के बीच विभिन्नता देखने को मिलती है। मतलब विकास के उपरांत दो व्यक्ति के बीच क्या देखने को मिलती है? विभिन्नता देखने को मिलती है। मतलब दो व्यक्ति रंग रूप आकार सोच विचार आदि से एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न। मतलब कोई भी देखेंगे सभी का विकास होता है। आप अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदार घर परिवार कहीं भी देख लीजिए कि आपके जैसा कोई दूसरा होगा ही नहीं। कहते हैं ना, आपसे ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है, लेकिन आपके जैसा कोई दूसरा होगा नहीं। और इसी बात को क्या बोला जाता है? व्यक्ति विभिन्नता। तो जब भी किसी का विकास होता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है? व्यक्तिक विभिन्नता। चौथे सिद्धांत के ऊपर आए तो चौथा सिद्धांत है, चौथे सिद्धांत के ऊपर आए तो चौथा सिद्धांत है वातावरण एवं वंशानुक्रम के अंतःक्रिया गुणनफल या अन्योन क्रिया का सिद्धांत। देखिए, वातावरण एवं वंशानुक्रम के अंतःक्रिया गुणनफल या अन्योन क्रिया का सिद्धांत। तो देखिए, कोई भी शब्द लिख सकता है, अंतःक्रिया लिख सकता है, गुणनफल लिख सकता है या अन्योन क्रिया, कोई भी शब्द प्रयोग कर सकता है। एक बार इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है कि वातावरण एवं वंशानुक्रम के बीच होता है गुणनफल, भागफल या योगफल। तो आप कौन सा टर्म यूज करते हैं? गुणनफल। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ भी चुका है कई बार। तो देखिए, वातावरण एवं वंशानुक्रम का अंतःक्रिया, इसका कहने का अर्थ यह है विकास में, सिद्धांत में, कि विकास के लिए सिर्फ दो ही चीजें जिम्मेदार हैं। या तो वंशानुक्रम जो अनुवांशिक गुण मिलते हैं डीएनए द्वारा माता पिता से, या फिर क्या? वातावरण जो आसपास का समाज होता है, मोहल्ला होता है, वो चीजें। वंशानुक्रम मतलब माता पिता से मिला हुआ गुण, से मिला गुण। या फिर वंशानुक्रम का मतलब होता है कि जो आपका समाज होता है, बच्चे का आसपास के जो मोहल्ला होता है, वही तो उसका वातावरण होता है, या मित्र हो गए, परिवार हो गए, उनके जरिए जो उसको गुण मिलता है वो क्या कहलाता है? वातावरण। तो मतलब कि विकास के लिए सिर्फ दो ही चीजें जिम्मेदार होती है, एक होता है वातावरण, एक क्या होता है? वंशानुक्रम। कि या तो गुण उसे माता पिता से मिलेंगे, या तो अपने आसपास के वातावरण जो समाज मोहल्ला रिश्तेदार दोस्त भाई बहन होंगे उनके द्वारा वो चीजों के गुणों को क्या करता है? अर्जित करता है। मतलब कि उन्हीं से चीजों के बारे में सीखता है और वही गुण वो पाता है। तो गुणनफल या वातावरण वंशानुक्रम का क्या होता है? गुणनफल, अंतःक्रिया, अन्योन क्रिया। शब्द का टर्म का मतलब ये होता है अंतःक्रिया और अन्योन क्रिया का, कि यदि किसी बच्चे के अंदर आप कोई गुण देखेंगे, जैसे उसके बुद्धि का तेज होना, तो आप कभी ये क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि जो बच्चे को गुण मिला है, ये गुण उससे माता पिता से मिला है या वातावरण में वो रह के खुद ही इन चीजों को अर्जित किया है, एक्वायर किया है। तो इस चीज को हम नहीं बता पाते, इसलिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? अंतःक्रिया, अन्योन क्रिया या फिर गुणनफल। तो जैसे होता है ना कि 2 तिहाई कितना होता है? 6। अब 2 को 3 बार जोड़ा गया है या 3 को 2 बार, ले आना क्या है? 6 ही। जब ये चीज क्लियर नहीं हो पाता, उसी तरीके से वातावरण का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है कि वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ा बच्चे के ऊपर। जब इस तरीके को नहीं बता पाते कि क्या होता है, तो उसे क्या वहां टर्म यूज करते हैं? गुणनफल। जिसे बोलते हैं वातावरण एवं वंशानुक्रम के अंतःक्रिया, गुणनफल या अन्योन क्रिया का सिद्धांत। कितने सिद्धांत हुए? 4। पांचवा सिद्धांत, भविष्यवाणी का सिद्धांत। मतलब कि विकास को लेकर भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब विकास को लेकर भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आज से 10 साल बाद जो बच्चा पैदा होगा उसके दूध के दांत होंगे, और दूध के दांत टूटेंगे, फिर कौन से आएंगे? पत्थर वाले स्थायी दांत आएंगे।
आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आज से 10 साल बाद जो बच्चा पैदा होगा वो भी पहले हाथ पैर के सहारे चलेगा, फिर दीवालों को पकड़ के चलना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे रेंगना शुरू करेगा, उसके बाद उछलना कूदना शुरू करेगा, फिर दौड़ना क्या करेगा, शुरू करेगा। तो आज से 10 साल बाद के बच्चों के बारे में जो आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं, यही बोलता है विकास में क्या की जा सकती है, भविष्यवाणी। अगला सिद्धांत आता है 6वां नंबर, निश्चित क्रम का सिद्धांत। मतलब विकास का क्रम क्या होता है, हमेशा निश्चित। इसका मतलब होता है विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे पहले दूध के दांत आना, फिर उनका टूटना, फिर कौन से दांत आना, स्थायी दांत आना। पहले दूध के दांत आना, फिर उनका टूटना, फिर कौन से दांत आना, स्थायी दांत आना। ये एक फिक्स क्रम है, एक निश्चित क्रम है। जैसे ये एक क्रम और उठा लें कि बच्चों का शुरू में हाथ और पैर के सहारे चलना, फिर दीवार पकड़कर चलना, फिर रेंगना, और उसके बाद यदि बात की जाए तो उछलना कूदना, और उसके बाद यदि बात की जाए तो फिर क्या आता है, दौड़ना। मतलब विकास का क्रम क्या होता है, निश्चित होता है। तो विकास का क्रम हमेशा क्या होता है, एक निश्चित होता है या फिक्स क्रम में चलते रहते हैं। तो इस क्रम को कभी बदला भी नहीं जा सकता है, और चूंकि इस क्रम को बदल नहीं सकते हैं, इसलिए यहां पे एक और सिद्धांत बन जाता है इसी से कि विकास क्रम हमेशा निश्चित है, हर बच्चे के अंदर ऐसे विकास होगा। और चूंकि इस क्रम को आप बदल नहीं सकते, कभी पहले स्थायी का दांत नहीं आएगा कि वो टूटे, फिर आपके पहले स्थायी दांत आए, वो टूटे, उसके बाद आपके दूध के दांत आए, ये कभी नहीं होगा। या ऐसा कभी नहीं होगा कि जो छोटे बच्चे जन्म लेते हैं वो पहले दौड़ना ही शुरू कर दें, उसके बाद फिर हाथ पैर के सहारे चले, या उसके बाद रेंगना शुरू करें, ये भी कभी नहीं होगा। चूंकि विकास का क्रम क्या होता है, हमेशा निश्चित, इसलिए क्या सिद्धांत बना, निश्चित क्रम का सिद्धांत। और चूंकि इस क्रम को आप उल्टा नहीं कर सकते या बदल नहीं सकते, तो इसलिए यहीं से एक सिद्धांत और बनता है, अविलोमीयता। अविलोमीयता का सिद्धांत। विलोम मतलब होता है उल्टा, और अ मतलब क्या होता है, नहीं। मतलब कि विकास के क्रम को या विकास को उल्टा नहीं जा सकता। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पहले स्थायी दांत आए पत्थर वाले और वो टूटे, उसके बाद दूध के दांत आए। या ऐसा कभी नहीं होगा कि बच्चा जन्म ले उसके बाद सीधे दौड़ना ही शुरू कर दे और बाद में रेंगना और उछलना कूदना शुरू करे। मतलब जो क्रम बने हुए हैं विकास के, आप उसको भी कभी उल्टा नहीं कर सकते, उसको कभी रिवर्स में नहीं ले जा सकते। इसलिए इसको बोलते हैं अविलोमिता का सिद्धांत। विलोम मतलब उल्टा, अ मतलब नहीं, कि विकास के क्रम को भी उल्टा नहीं जा सकता है। उसका एक सिद्धांत और आता है आपका, एक सिद्धांत और आता है 8वां नंबर, जिसको बोलते हैं समान प्रतिदर्श प्रतिमान मॉडल का सिद्धांत। समान प्रतिदर्श प्रतिमान तथा मॉडल का सिद्धांत। बात के ये सिद्धांत ये बोलता है, मॉडल मतलब होता है कि जैसे आप मोबाइल वगैरह हर चीज के मॉडल देखते हैं कि एक ही जाति में जितने भी लोगों का विकास होगा क्या होगा, एक प्रकार होगा। कि एक प्रजाति में सभी प्राणी का विकास एक जैसा होगा, एक जैसा होगा। बात किया जाए यदि जैसे यदि मानव की जाति की बात की जाए तो मानव जाति में फिक्स है कि हाथ में कितने उंगली है, 5। अब 6 हो जाते हैं उसको विकृति में गिना जाता है। वे एक अपवाद अलग केस आता है, विकृति हो जाता है, डीएनए में कुछ खराबी जिसकी वजह से 6 उंगली हो सकते हैं या 7-8 भी हो जाए, उसकी बात अलग है। पर यदि एक प्रजाति की बात की जाए मानव शरीर में तो कितने उंगलियां होंगी, 5 होंगी।
आंख कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये क्या होते हैं कि विकास का मॉडल फिक्स है कि यदि मानव प्रजाति में इतनी ही उंगली होंगी। यदि किसी कुत्ते की बात की जाए तो कुत्ते में यदि पैरों की संख्या कितनी आप गिनेंगे, 4, और सभी कुत्तों में पैरों की संख्या कितनी, 4। तो मतलब कि कुत्ते की प्रजाति में फिक्स है, कुत्ते के जितने भी मॉडल आएंगे या जितने प्रजातियों का विकास होगा वो कैसा होगा, एक जैसा। तो समान प्रतिदर्श प्रतिमान का सिद्धांत ये बोलता है कि एक प्रजाति के सभी प्राणियों का विकास क्या होता है, एक जैसा होता है या एक समान होता है। बात किया जाए 9वां, अंतः संबंध का सिद्धांत। ये बोलता है कि विकास के सभी पहलू अंतः अंतः संबंधित होते हैं। मतलब विकास के जितने भी पहलू होंगे वो सभी क्या होंगे, अंतः संबंधित होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है उसी के साथ साथ आपके चेहरे का आकार, आपके शरीर का आकार, साथ में आपके हाथ की लंबाई, उंगलियों की लंबाई, हर एक चीज उसी का अनुपात में बढ़ता है। यदि अंतर संबंधित नहीं होगा तो पता चला आपकी हाइट बढ़ जाएगी लेकिन आपकी उंगलियों की लंबाई बचपन जैसे ही रह जाएगी। ऐसा कभी होता है, नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है कि विकास क्या होते हैं, सभी पहलू क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित। यदि विकास में एक जगह छेड़खानी होगा तो उसका प्रभाव हर एक जगह देखने को मिलता है। तो इसलिए विकास सभी क्या होते हैं, अंतर संबंधित। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी उसी के अनुपात में आपके हाथ की लंबाई बढ़ेगी। अब हाथ की लंबाई बढ़े तो मांसपेशियों की संख्या, हड्डियों की लंबाई बढ़ेगी, उसी के अनुपात में आपकी उंगलियों की लंबाई बढ़ेगी, चेहरे का आकार बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि जिस अनुपात में लंबाई का बढ़ना उसी अनुपात में शरीर के बाकी अंगों का बढ़ना होता है। तो विकास के सभी पहलू क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अगले सिद्धांत पे आए, 10वां नंबर, सरल से जटिल, सरल से जटिल या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सरल से जटिल या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि शुरू में जो विकास होते हैं वो बड़े ही सरल होते हैं, देखने में बड़े ही सरल लगेंगे, सामान्य लगते हैं, लेकिन बाद में उनकी रचना होने के बाद उनकी रचना कैसे हो जाती है, बहुत ही जटिल हो जाती है। जैसे यदि बात की जाए एक बीज की, यदि किसी पौधे के एक बीज की बात की जाए तो एक बीज शुरू में, एक बीज की यदि रचना की बात की जाए, एक बीज की रचना शुरू में बड़ी ही सरल होती है। मतलब उसके ऊपर एक उसका बाह्य आवरण होता है। यदि 2 फलक वाली बीज है तो उसमें 2 बीज पत्री रहेगा तो 2 फलक होंगे, उसके साथ शायद उसके बाद एक आध 2 चीजें और हों बस, और इसके अलावा बीज की संरचना में और कुछ नहीं होता है। लेकिन जब उसी बीज से एक पौधे का निर्माण हो जाता है तो इस पौधे के सिर्फ एक फूल की रचना देखेंगे ना तो उसमें बाह्य दल, आंतरिक दल हो जाएंगे, पुंकेसर, स्त्री केसर हो जाते हैं। मतलब दुनिया भर के सारी चीजें संरचनाएं आ जाती हैं सिर्फ फूल के अंदर। अरे इसी बीज से एक पौधे का जब निर्माण होता है तो इस पौधे की रचना क्या हो जाती है, बहुत ही जटिल या कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसी को बोला जाता है विकास क्या होता है, हमेशा सरल से किधर जाता है, जटिल की ओर। कि शुरू में रचना बड़ी सरल रहेगी लेकिन जैसे जैसे उस चीज का विकास होता है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब चीजें बहुत ही क्या हो जाती है, जटिल हो जाती हैं। कि पता चला तना में ही आप पढ़ेंगे फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, सिर्फ कोशिका में पढ़ेंगे तो न जाने कितनी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। तो वही कि सरल मतलब सामान्य होता है, बाद में वो कैसे हो जाती है, बहुत ही विशिष्ट हो जाती है। तो विकास सरल से जटिल होता है या सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो आज आप कुल 10 सिद्धांत पढ़े हैं और इस 10 सिद्धांत को रटिएगा मत, बस यही सोचिएगा कि जैसे कि क्या विकास सरल से जटिल होता है, क्या विकास में निरंतरता पाई जाती है, क्या विकास की गति समान होती है या असमान होती है, क्या विकास में अविलोमिता पाया जाता है, विलोमिता। जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। और यदि आप रटने पे आ जाएंगे फिर तो भूल जाइएगा सीटेट। तो अगले में भी विकास के सिद्धांत बचे हुए, आगे चलेंगे। जो विकास के अभी 2 सिद्धांत बचते हैं आपके, वो 2 सिद्धांत बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, जिसे आप चरणीय सिद्धांत कहते हैं, जिसमें अधोगामी और शेषगामी का सिद्धांत आता है, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उदाहरण को लेकर, मतलब हर एक पेपर में उसके क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो उस सिद्धांत को हम कल देखेंगे। तो आज तक यही रखते हैं, जहां कल हम विकास के सिद्धांत देखेंगे और उसके बाद उसकी विशेषता और उससे कौन सी चीजें प्रभावित करते हैं, साथ में विकास के कितने चरण होते हैं, अवस्थाएं, ये सारी चीजें देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को शेयर कर दीजिएगा और साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।